तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी कि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अब भारत में आक्रोश और उग्र हो गया है। भारतीय अब जाग उठे हैं। ये आपने जगह जगह देखा कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हमले की घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसको लेकर अब भारतीयों में गुस्सा है। आपको बता दें कि कथित ईश निंदा के आरोप में दीपू दास नामक युवक की लिंचिंग के बाद बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों में अब डर का माहौल है। भीड़ द्वारा हिंसा के आरोपों के बीच मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक कथित वीडियो साझा कर गंभीर सवाल यहां खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर भारत की सियासत भी अब गर्मा गई है। आपको बताते हैं क्यों। आखिरकार बंगाल में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ और इसकी जो सुलग है वो पूरे देश में दिखाई समय दे रही है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मांग यही हो रही है कि अब नहीं सहेंगे हिंदुओं पर अत्याचार। लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है? आखिरकार इन विरोध प्रदर्शनकारियों जो कि विरोध कर रहे थे अल्पसंख्यकों के अत्याचार यानी कि बांग्लादेश में, उन्हीं पर लाठी बरसा दी जाती है। क्या ये कोई सोची समझी साजिश है? बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने एक्स पर पोस्ट कर दावा किया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हिंदू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी ने इस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है और कई सवाल भी यहां उठा दिए हैं। इसके साथ ही अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो बांग्लादेश सरकार पर अब दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भी इसकी आवाज उठ चुकी है। कनाडा और अमेरिका के सांसदों ने बांग्लादेश के नेतृत्व पर सवाल उठा दिए और कहा है कि किसी राजनीतिक दल पर मनमाने ढंग से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवाज दिखने लगी है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, दुनिया भर में इसका हाहाकार हो रहा है। और साथ ही साथ आइए अब आपको दिखाते हैं वो विजुअल्स जो दहला देने वाले हैं। ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सुलगा बांग्लादेश और कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हुए। ये बर्बरता हिंदुओं पर बरसी और भारतीयों में यहाँ गुस्सा फूटा है। तस्लीमा नसरीन ने भी एक्स पर एक वीडियो साझा किया। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि ये कोई अभी करंट की बात नहीं है, वर्तमान की नहीं है। ये लगातार हम देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की अगर संख्या की भी बात की जाए, सर्वे ये बता रहे हैं कि 1971 से लेकर 2025 तक हिंदुओं की जो जनसंख्या है उसमें लगातार घट रही है। वो 1.5 करोड़ हिंदू जनसंख्या रह गई है। इसको बचाने की जिम्मेदारी भारतीय सरकार की भी है, साथ ही बांग्लादेश सरकार की भी है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में चुनाव आने वाले हैं। उससे पहले इस तरीके की हलचल साफ तौर पर दिखा रही है कि अल्पसंख्यक वहां सुरक्षित नहीं है और साफ तौर पर यह अलग अलग पोस्ट भी आपको दिखाए जा रहे हैं। अमित मालविया ने क्या पोस्ट किया है, आइए आपको दिखाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ अमित मालविया? अमित मालविया कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो किस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पर, और पश्चिम बंगाल सरकार खुद अपनी पुलिस को ये निर्देश देती है कि आप उन विरोध प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल उठा डाले हैं और कहा है कि ममता बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिरकार जो हमारे हिंदू हैं, भारत में रहने वाले हिंदू हैं, आखिरकार उन पर क्यों लाठी बरसाई जा रही है। ऐसे में बीजेपी बड़े सवाल यहां खड़े कर रही है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछ रही है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में हिंसा क्यों। और दुनिया भर में जिस तरीके से हाहाकार हो रहा है और दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र में भी आवाज उठ चुकी है, बांग्लादेश में जो हिंदू अब सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं, हमने टाइमलाइन आपको सुबह बताई थी जिसमें हमने दिखाया था सिलसिलेवार तरीके से कि किस तरीके से बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। हालांकि यूनुस सरकार के दूत जरूर गए थे दीपू दास के परिवार के पास, लेकिन क्या ये सिर्फ जाना काफी है? और क्या ये राजनीतिकरण की साजिश यहाँ बू नजर आ रही है या मामला और गहराता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब जो भारत बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं तल्खी देखी जा रही है, उठापटक यहाँ देखी जा रही है। जो रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं, परंपराओं से एक दूसरे से बंधे रहे हैं, ऐसे में जब शेख हसीना की सरकार
का तख्ता पलट वहां से होता है तो बांग्लादेश में जब अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की आती है, वो मोहम्मद यूनुस जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, और अब वही मोहम्मद यूनुस जो चाहते हैं कि एक साफ और निष्पक्ष चुनाव हो, क्या ऐसे माहौल में एक साफ निष्पक्ष चुनाव होना संभव है कि नहीं है? इधर तस्लीमा नसरीन का भी पोस्ट आपको बताया हमने कि किस तरीके से उन्होंने एक पोस्ट भी साझा किया, वीडियो भी साझा किया, जिसमें वो बड़े आरोप लगा रही हैं और साथ ही साथ तस्वीरें भी साफ तौर पर ये बयां कर रही हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं में असुरक्षा का इस समय माहौल है। इसके साथ ग्राफिक्स के जरिए अब आपको और बताते हैं कोलकाता में किस तरीके से कट्टरपंथियों का विरोध प्रदर्शन चला और जो बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन है उसका घेराव किया जाता है, वहां विरोध प्रदर्शन होता है। मांग यही होती है कि हमारे हिंदुओं को सुरक्षित रख लीजिए। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो हो रहा है बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर, और यहाँ पुलिस देखिए साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि आप तस्वीरों पर यकीन करिए कि कितना बड़ा जनसमूह वहां आता है, और जनसमूह सिर्फ एक ही बात कहता है कि जो हमारे बांग्लादेश में हिंदू हैं उनको आप सुरक्षित रख लीजिए। और जिस तरीके से उन पर अत्याचार हो रहा है, भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार को मिलकर वहां अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखना चाहिए। और जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई, एक दर्दनाक घटना थी जहां इस समय भारतीयों के खून उबल रहे हैं। वो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि आप हमें सुरक्षित तो रख रहे हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश में हमारे भारतीय रह रहे हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान कीजिए। यहाँ बीजेपी बड़े आरोप लगा रही है। बीजेपी क्या तंज कस रही है, बीजेपी क्या सवाल उठा रही है, बीजेपी क्या आरोप लगा रही है, आइए प्रदीप भंडारी क्या बोल रहे हैं, जो भाजपा प्रवक्ता है, वो आपको सुनवा देते हैं। हमारे हिंदुओं के ऊपर लाठी चार्ज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार करती है, और वो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई के साथ निर्मम क्रूरता और हत्या हुई, उसके खिलाफ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हमारे हिंदू भाइयों पर लाठी चलाई। स्थिति इस तरीके से गंभीर हो गई कि नाक से हमारे हिंदू भाइयों का खून निकलने लग गया। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहां एक तरफ बाबरी की नींव रखने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस सहयोग देती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू भाई के पक्ष में कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको पश्चिम बंगाल के अंदर लाठी मिलती है। तो आप भाजपा की तरफ से प्रदीप भंडारी को सुन रहे थे। प्रदीप भंडारी क्या कह रहे थे कि एक तरफ जो टीएमसी है वो बाबरी की जो मस्जिद है उसकी नींव रखने के पक्ष में सहयोग देती है वहां की पुलिस, वहीं जो हिंदू विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बांग्लादेश में जो प्रदर्शन हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, उसको लेकर पुलिस उनका साथ क्यों नहीं दे रही? यहाँ यूनुस सरकार पर भी बड़े सवाल उठने लग गए हैं। यूनुस सरकार का क्या रुख है भारत की तरफ, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। और यहाँ हमारे साथ सौरभ दत्ता भी जुड़ गए हैं बंगाल से। सौरभ, बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में। पूरा देश इस समय एक है और पश्चिम बंगाल लग रहा है एक तरफ है। बांग्लादेश की बात करें तो वहां पर भी चुनाव आने वाले हैं और बंगाल में भी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल इस तरीके के विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है? जो मॉब लिंचिंग हुई और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, क्या दर्शा रहा है ये सब? भावना, देखिए, कल जो ये घटना घटी डिप्टी हाई कमीशन के ऑफिस के थोड़ी देर बाहर बिग बगान में, जब बैरिकेड लगा के पुलिस ने जो हिंदू जागरण मंच का जो सपोर्टर्स थे, जो बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन से पूछने जा रही थी कि क्यों दीपू दास को जलाया गया वहां पे, क्यों वहां के प्रशासन खड़े खड़े देख रही थी, दीपू दास को बचाने की कोई कोशिश क्यों नहीं हुई, ये सवाल लेके जब हिंदू जागरण मंच ने प्रोटेस्ट संगठित किया कल, तब जाके ये घटना घटी जहां पर देखा जा रहा है कि पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। अब 3 तस्वीरें सामने रख रहे हैं। एक ये डिप्टी हाई कमीशन वाला तस्वीर, उसके पास दूसरा जो तस्वीर है वो 6 दिसंबर का है। वो तस्वीर किसका, कौन सी जगह का है? वो बेलडांगा का है, जहां पे बाबरी के नाम पर वहां पे हुमायूं कबीर, जो तृणमूल के सस्पेंडेड विधायक है, वहां पे शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न किए। और उस वक्त
नेशनल हाईवे 12 पूरी तरह से वो रुक चुकी थी, इतने लोग वहां पे आ गए थे, लेकिन पुलिस को देखा गया कि उन्होंने कोई कदम नहीं लिया कि नेशनल हाईवे स्मूथ रहे। वो साउथ बंगाल से नॉर्थ बंगाल, यहाँ तक नॉर्थ ईस्ट का भी कनेक्टिविटी जुड़ता है ये रास्ता नेशनल हाईवे 12। तीसरी तस्वीर क्या है? तीसरी तस्वीर है देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चुनाव आयोग, यहाँ के सीईओ के कार्यालय, वहां से पिछले 1 महीने से उस एरिया में तृणमूल के सपोर्टर्स मंच लगा के हैं। वो जगह 144 है, पिछले जो हमारे यहाँ न्याय थे, जो संविधान के कानून है उसके तहत 144 है, अभी तो बीएनएस के तहत है। लेकिन वहां पे वो लोग विरोध, वो पर मंच किए हुए, माइक बजा रहे हैं जो बजा नहीं सकते सीईओ ऑफिस के बाहर, और ऊपर से पिछले 2 दिनों से वो लोग लगातार बैरिकेड, पुलिस का जो बैरिकेड है उसको लांग कर चुनाव आयोग के भीतर जाना चाहते थे। क्या क्या तस्वीर देखा गया कि बैरिकेड ऐसे करके उठा के और एक बैरिकेड को वो तोड़ रहे हैं जी। जैसे होता है ना कि आप अगर किसी लकड़ी का टुकड़ा लेकर किसी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वैसी तरह से वो लोग बैरिकेड उठा के और एक बैरिकेड को तोड़ रहे हैं। पुलिस कंटिन्यूअस वहां पे माइकिंग कर रही थी चुनाव आयोग के बाहर कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले, लेकिन सिर्फ बोल रही थी, कुछ कर नहीं रही थी। क्यों बोल रहा हूं? 1, 2 और 3 बंदा बैरिकेड लांग कर इधर चला है जहां पे पुलिस खड़े थे, इस पार जहां पे आना नहीं चाहिए था। तो जब एक पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ा और प्रिजन वैन की तरफ ले जा रहे थे, तो उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के हाथों में है, पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर आती है। ऐसे में पुलिस की उस समय कार्रवाई ना करना और चुप्पी साधना साफ तौर पर क्या दर्शाता है कि पीछे से दिशा निर्देश आए थे। देखिए भावना, यही तो बात है कि एक पुलिस ऑफिसर घायल हो गए वहां पे चुनाव सीईओ ऑफिस के बाहर, पुलिस ऑफिसर घायल हो गए। एक को जब एक ऑफिसर जो नेचुरली जब प्रिजन वैन पे ले जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है, उनके सीनियर ऑफिसर प्रिजन वैन पे नहीं, इनको यहाँ पे बिठा के रखिए। डीसी वहां पे मौजूद है, तो तब जाके आपने क्यों कोई स्टेप नहीं लिया? तब जाके आपने क्यों ये जो लाठीचार्ज जब कल किए वो परसों क्यों नहीं हुआ? और वो 28 दिन से 30 दिन से वो लगातार ऐसे मोर्चे संभाले हुए हैं वहां पे तृणमूल के समर्थक, तो तब जाके वो स्टेप क्यों पुलिस ने नहीं लिया? ये सवाल उठा रहा है कि आप हिंदू जागरण मंच के जो लोग, जो बांग्लादेश में जो घटना घटी है उसके खिलाफ यहाँ पे रास्ते पे है, उस पे तो आप लाठीचार्ज कर देते हो, और जो अपनी देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके खिलाफ लगातार नारे लगा रहे हैं, चप्पल दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हो? ये जो जो कैरेक्टर है कोलकाता पुलिस का, ये बार बार सवाल में आती है। सौरभ, आप हमारे साथ यहाँ जुड़े रहिए, लेकिन अपने दर्शकों को हमें एक और जानकारी देनी है। ये वही यूनुस सरकार है और ये वही मोहम्मद यूनुस हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और जब तख्ता पलट हुआ तो जिम्मेदारी इनके पास आई। जब इनके पास जिम्मेदारी आई ना, तो ये अंतरिम सरकार बनी। कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द यहाँ चुनाव हो जाएंगे, लेकिन उस साल को भी 1.5 साल हो गए। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि यूनुस की जो तानाशाही है उस पर अब कैसी वार्निंग मिलती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश में जारी अराजकता पर इस समय अमेरिका नाराज है। अमेरिका के कुछ सांसदों के बारे में हमने आपको बताया कि कनाडा और यूएस के जो सांसद है उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। एक पत्र लिखा गया है। एक राजनीतिक पार्टी पर बैन पूरी तरह से गलत है, ये कहना है यूएस के सांसदों का। राजनीतिक पार्टी का मतलब जो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की यहाँ है, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते इस बार, लोकतंत्र के खिलाफ है प्रतिबंध, ये कहना है अमेरिका के सांसदों का। फरवरी में आपको बता दें कि बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, चुनाव में अवामी लीग हिस्सा नहीं ले सकती है। बैन के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप एक पार्टी पर अगर बैन लगा देंगे तो किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि साफ और निष्पक्ष चुनाव हो जाएं। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी मांगी है जानकारी अमेरिका के सांसदों ने। ईश निंदा कानूनों के खिलाफ दुरुपयोग पर जताई है यहाँ चिंता। ये सांसदों का कहना है अमेरिका के, यानी कि ये मामला सिर्फ भारत और बांग्लादेश के बीच का नहीं रह गया, दुनिया भर की नजर इस पे टिकी हुई है और अमेरिका और कनाडा के सांसदों ने इस पर चिंता जताई है। अखिलेश यहाँ जुड़ गए हमारे साथ, आइए अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, हमने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश से लेकर जो बंगाल तक हमको देखने को मिल रहा है, उसमें जो मिल रहा है वो है निर्दोषों के साथ
जो अत्याचार हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार। बांग्लादेश में तो हो ही रहे हैं, लेकिन बंगाल में भी हमने ये सूरत देखी। लेकिन जो बड़ी बात यह है वो है कूटनीति की। अब कूटनीति के लिहाज से सिर्फ ये मामला भारत बांग्लादेश के लिहाज से नहीं रह गया, दुनिया भर में अब इसकी निंदा की जा रही है। अमेरिका और कनाडा के सांसदों ने भी कह डाला है कि आप जानकारी दीजिए, और एक पार्टी पे बैन लगाना ठीक नहीं है। हाँ, देखिए, दुनिया में सभी लोगों को इस बात का विश्वास होता चला जा रहा है कि बांग्लादेश में अभी जो भी हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान की जो पूरी आईएसआई है, आईएसआई बांग्लादेश में पिछले कई सालों से इस बात की कोशिश कर रही थी कि शेख हसीना की सरकार को अस्थिर किया जाए और उसके बाद वहां जो एक घोर कट्टरवादी तत्व है उनको बढ़ावा दिया जी। इसलिए इस बीच में कहीं कहीं आपने देखा कि कहीं कहीं आईएसआईएस के भी झंडे दिख गए बांग्लादेश में इन छात्रों के आंदोलन के बीच में। तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया की चिंता इस बात की ओर गई है कि अगर यहाँ कोई नया कट्टरवादी रेजिम आता है, नया कट्टरवादी तत्व काफी सक्रिय हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया के लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा, जिसको संभालने में फिर काफी ऊर्जा लगानी पड़ेगी। इसीलिए आपने देखा कि रूस के जो एम्बेसडर है वहां पे ढाका में, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के आजादी में भारत की किस तरह की भूमिका रही। उसके बाद अब कनाडा और अमेरिका और मुझे लगता है कि अन्य कई देशों के लोग इस बात पे सामने आएंगे, क्योंकि किसी को भी यह पच नहीं रहा है कि जिस यूनेस्को को नोबेल प्राइज दिया गया, वेस्टर्न पावर्स ने उनको नोबेल प्राइज दिया, वहां के जो नोबेल कमेटी है, और यह मान कर दिया कि वो बांग्लादेश में पॉजिटिव इंटरवेंशन करेंगे। लेकिन जब वो एडवाइजर बने तो उनका पूरा इंटरवेंशन जो है वो बहुत ही निगेटिव हो गया। उनका एकमात्र एजेंडा रह गया कि भारत के खिलाफ विश्वमोहन करना। कई तरह के ऐसे बयान उन्होंने दिया जो कि बहुत ही अशोभनीय थे और बहुत भड़काने वाले थे। लेकिन मैं बताऊं भावना कि कल एक ऐसी घटना हुई है कि कल वहां के जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं सलाहुद्दीन अहमद, डॉक्टर सलाहुद्दीन अहमद, वो फिनांस मिनिस्टर है एक तरीके से, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हम बाहरी तत्वों के प्रोवोकेशन को हम नहीं चलने देंगे, हम भारत जैसे बड़े पड़ोसी के साथ मित्रवत संबंध रखना चाहते हैं, यह उन्होंने बयान दिया। दूसरा, एक उन्होंने कल कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ बांग्लादेश में कि भारत से वो 50,000 टन जो है अनाज खरीदेंगे। मतलब कि एक बहुत बड़ी बात है कि बांग्लादेश को अभी हम महसूस हो रहा है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि वे पाकिस्तान से मंगाएंगे अनाज, पाकिस्तान से चावल तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, या फिर कहीं किस देश का हाथ है जिसके निशाने पर कुछ और है और निशाना कहीं और लगता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश और सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।